हम बच्चों बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 की। यह एक्ट जो प्रकाशक हैं और लेखक हैं उनको उनकी कृतियों और उनके प्रकाशनों को संरक्षण प्रदान करता है। लेखक और प्रकाशक की पूर्वानुमति के यदि उनकी कृति का कोई अंश प्रकाशित किया जाता है या फिर उस पुस्तक को खंड के रूप में प्रकाशित किया जाता है या लेखक की किसी रचना को अपनी रचना बताकर लोगों के सामने लाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है या प्रसारित किया जाता है, तो इस एक्ट के तहत वो लाए जाएंगे। किसी लेखक की पूर्व अनुमति के बिना यदि उसके नाटक का मंचन होता है या उसके नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना भी कॉपीराइट का उल्लंघन है। ध्यान में रहे कि यदि कोई नाटककार की कोई नाटक है, लिखा हुआ नाटक है, यदि वह उसकी पूर्वानुमति के किसी मंच पर प्रदर्शित किया जाता है तो वो भी उसका उल्लंघन माना जाएगा कॉपीराइट एक्ट का। इस कानून के द्वारा लेखक की कविता, कहानी, नाटक, संगीत या आपके चलचित्र या चित्र, ग्रामोफोन या रिकॉर्ड आदि में जो निहित उसके स्वामित्व को स्वीकारा गया है, यदि लेखक के जीवन काल और उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी तक यह कानून उसकी रचनाओं पर लगा रहता है। अर्थात ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 50 साल बाद भी उसकी कृतियों में वो कॉपीराइट एक्ट लगा रहेगा। बच्चों, ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति श्रम करता है, जहाँ पर बुद्धि लगाता है या उसके कला द्वारा उत्पन्न कोई चीज़ कृति सामने आती है तो वो कॉपीराइट एक्ट के तहत मानी जाएगी कि उसको कॉपीराइट करने का, अपनी चीज़ को कॉपीराइट करने का अधिकार है। वो उसको कानूनी वैधता मिली हुई है। आप ये बताइए कि वैधानिक मान्यता मिली हुई है कि समाचार पत्रों के संपादकों तथा पत्रकारों को इस दिशा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि वह किसी के अंशों को लगाता है या किसी नाटक के अंश को, किसी चित्र को अगर उल्लेखित करता है या लगाता है, प्रकाशित करता है, तो बिना उस लेखक के या बिना उस रचनाकार के वह इस एक्ट को मतलब वो नहीं छाप सकता, प्रकाशित नहीं कर सकता और अन्यथा कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि समाचार पत्रों का तो काम समाचार प्रदान करना है, लेकिन फिर भी समाचारों के प्रेजेंटेशन की शैली और शब्द चयन की मौलिकता के द्वारा स्वतः ही इस कानून की गिरफ्त से बचा जा सकता है कि यदि हम किसी अंश को देखते हैं, किसी नाटककार के या लेखक के, तो उसको पत्रकार क्या करता है कि या संपादक क्या करता है कि तोड़ मरोड़ कर तो नहीं करता, लेकिन उसमें शैली परिवर्तित कर सकता है, तो वो कॉपीराइट एक्ट से बच सकता है। और यदि नेताओं के भाषण या सार्वजनिक भाषणों पर भी यह कानून लागू नहीं होता। सार्वजनिक स्थानों में अगर कोई भाषण दे रहा है और उसको अगर कहीं लिख दिया गया है तो वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, चित्र पर यह कानून लागू हो सकता है। यदि लेख और चित्र के रूप में अगर वो होता है तो वहाँ पर कॉपीराइट एक्ट का लग जाएगा। और चित्रों के प्रकाशन से पूर्व समाचार पत्र, प्रेस और फोटोग्राफर तथा समितियों से अनुबंध किया जाता है। कभी भी यदि हम किसी की कृति के अंश को लगा रहे हैं, यदि हम किसी के चित्रों को लगा रहे हैं, किसी फोटोग्राफर के चित्रों को हम अपने समाचार पत्रों में क्या कर रहे हैं कि स्थान दे रहे हैं, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जाता है, बॉन्ड भरा जाता है और चित्रों के साथ समाचार समिति या फोटोग्राफर का नाम दिया जाना ज़रूरी होगा।
कि किस फोटोग्राफर के चित्रों को आप लगा रहे हैं, तो वहाँ पर उसका चित्रों को दिया जाना ज़रूरी है। और यदि समाचार पत्र और उस व्यक्ति या उस फोटोग्राफर की सम्मति होती है, समझौता होता है, तो ऐसे चित्र एक से अधिक पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे। पुस्तक समीक्षा भी करते समय अपने कथन की पुष्टि में दिए गए उद्धरणों पर यह कानून होता है कि उद्धरण दिया रेफरेंस दिया जाना जरूरी है। और निबंध आदि लिखते समय यदि कृति के विशेष उद्धरणों की आवश्यकता पड़े तो उद्धरणों का पूरा स्रोत भी, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम आदि का यथास्थान उल्लेख किया जाना जरूरी है। और अदालती कार्रवाई का समाचार की दृष्टि से यदि प्रयोग होता है तो वो कानूनी दृष्टि से अनुचित है, उसमें इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस अधिनियम को जब हम कहते हैं तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 कहते हैं, और इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में होगा। कॉपीराइट एक्ट जो है वो आपके संपूर्ण भारत में ये होगा। और ये कब से प्रवृत्त होगा कि जब से जो सरकारी गजट होता है या केंद्र सरकार द्वारा जो शासकीय राजपत्र होता है उसकी अधिसूचना के माध्यम से ये एक्ट सामने आता है। और ये भी ध्यान में देने की जो बात है कि यदि किसी नाटक के संबंध में उस नाटक की अनाट्य कृति में परिवर्तन किया जाता है, और यदि किसी साहित्यिक कृति का कलात्मक रूप में उसका परिवर्तन किया जाता है, और यदि किसी साहित्य या नाट्य कृति के संबंध में उस कृति को कोई रूपांतरण या किसी कथा या घटनाक्रम को ऐसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है जो किसी पुस्तक या समाचार पत्र पत्रिका क्या कहते हैं उसके पुनरुत्थान के लिए उपयुक्त प्रकार के हों। अब इसमें ये भी ध्यान देने की जो है बात है कि किसी संगीतात्मक कृति, अगर कहीं पे कोई संगीतात्मक कृति है कि कोई गाना है मान लो, तो उसमें भी ये जो कॉपीराइट एक्ट होगा। और किसी कृति के संबंध में उस कृति का कोई भी उपयोग यदि होता है और उसका पुनर्विन्यास होता है, परिवर्तन होता है, वो उस कॉपीराइट एक्ट के तहत आ जाएगा। वास्तु डिज़ाइन भी इसके भीतर है। वास्तु डिज़ाइन में अगर कोई फेरबदल हो रहा है तो वहाँ पर भी कॉपीराइट एक्ट लिया जा सकता है। और कलात्मक कृति भी जैसे रंग मूर्ति है, आपके रेखा चित्र है, या फिर आरेख है, मानचित्र है, और आपके चार्ट है ना, या रेखांक है, तो अगर या फोटोग्राफ है या कोई उत्कीर्ण सामग्री है, तो ऐसी कृति में भी कॉपीराइट एक्ट लिया जा सकता है और बिना पूर्वानुमति के वो छापे नहीं जा सकते। और शिल्पकारिता से संबंधित कोई चीज़ यदि है तो वो भी इस कॉपीराइट एक्ट के तहत आएंगी। किसी साहित्यिक या नाट्य कृति के संबंध में उस कृति का लेखक या किसी संगीतात्मक कृति के संबंध में संगीतकार और फोटोग्राफर और या फ़ोटो खींचने वाला व्यक्ति या सिनेमेटोग्राफ, फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग के संबंध में, या फिर प्रोड्यूसर और साहित्यिक, नाट्यात्मक, संगीतात्मक और कलात्मक कृति जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की जाती है के संबंध में वह व्यक्ति जो उसकी सर्जना करता है, तो ये उससे अभिप्रेरित है कि वहाँ पर कॉपीराइट एक्ट लिया जा सकता है। और यदि उसका पुनरुद्धार किया जाता है, अगर उसको परिवर्तन किया जाता है या बदला जाता है, फिर बदल कर अपनी कृति बना दी जाती है, तो वहाँ पर वो जो मूल लेखक है या मूल संगीतकार है, मूल चित्रकार है, फोटोग्राफर है, वो कॉपीराइट एक्ट के तहत उसमें कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं ये बताता हूँ कि यदि कोई काष्ठ चित्र या उत्कीर्ण सामग्री कोई आती है, आपके जैसे शिला मुद्रण
अगर होती है या काष्ठ चित्र होते हैं या फिर पेंट होते हैं, ये ऐसी जो कृतियां हैं इनको हम फोटोग्राफ नहीं मान सकते हैं। और इसका यदि प्रकाशन किया जाता है, इन सभी का अगर बिना पूर्वानुमति के प्रकाशन किया जाता है तो वहाँ पर कॉपीराइट बोर्ड में आप जाकर, जो कॉपीराइट कार्यालय बोर्ड है उसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं। और इसमें एक कॉपीराइट एक्ट का या कॉपीराइट का कार्यालय बना हुआ है। आप कहाँ से कॉपीराइट लेंगे? कार्यालय से, कि एक कार्यालय स्थापित किया जाएगा जो कॉपीराइट कार्यालय होगा। और कॉपीराइट कार्यालय में जो होगा, कॉपीराइट रजिस्ट्रार के नियंत्रण में वो ऑफिस काम करेगा। और कॉपीराइट कार्यालय के लिए एक अलग सी मुद्रा होगी, ठीक है। और कॉपीराइट के रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार वहाँ होंगे, जो केंद्र सरकार एक रजिस्ट्रार को नियुक्त करेंगे और वह क्या करेंगे कि फिर उप रजिस्ट्रार या फिर कॉपीराइट्स के या उप रजिस्ट्रारों को नियुक्त करेंगे। और कॉपीराइट्स का उप रजिस्ट्रार कॉपीराइट्स के रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन में कार्यों का निर्वहन करेगा। और समय समय पर उसको रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने जो दस्तावेज हैं, जो ऑफिशियल सामग्री वो सौंपेंगे। और इस अधिनियम में कॉपीराइट्स के रजिस्ट्रार के प्रति किसी निर्देश के अंतर्गत कॉपीराइट्स के उप रजिस्ट्रार के प्रति निर्देश भी शामिल होंगे और ऐसे कृत्यों का वह निर्वहन करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि, और यहाँ पे एक कॉपीराइट बोर्ड भी बनाया गया है सर, कि एक बोर्ड गठित की जाएगी जो कॉपीराइट बोर्ड होगा, जिसका अध्यक्ष कम से कम 2 या 14 से अधिक जो होंगे उसके सदस्य होंगे। और कॉपीराइट का जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा या जो अन्य सदस्य होंगे, ऐसे कालावधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर काम किए जाएंगे, विहित किए जाएंगे। कॉपीराइट बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रह चुका है, और या फिर जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए योग्यता प्राप्त करता है, अर्ह होगा मानते हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रार कॉपीराइट बोर्ड का सचिव होगा और वह ऐसे कामों को निष्पादित करेगा जो विहित हो, जो विधि के द्वारा मान्य हो। और इसकी शक्तियाँ भी हैं बच्चों की। कॉपीराइट बोर्ड जब गठित किया जाएगा और तो वहाँ पर इस बोर्ड के तहत वो उसको शक्तियाँ मिली हुई कि कई काम वो कर सकते हैं। और कॉपीराइट एक्ट अगर उस व्यक्ति ने ले लिया है तो वो उसका अधिकारी माना जाएगा। कॉपीराइट का प्रथम स्वामी अगर बात आएगी तो जिसने कॉपीराइट लिया है तो वो उसका स्वामी माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है।